Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is physical property of haloalkanes and haloarenes. In previous classes we have studied that how we can prepare the aryl halide from the aromatic hydrocarbon compound as well as the preparations of the aryl halide or haloarenes from the benzene diazonium chloride. Here we will discuss only about the physical property of haloalkanes and haloarenes. में point 1 है physical state and color and odor. एल्किल हैलाइड का फिजिकल स्टेट क्या है रूम टेम्परेचर पे, कलर कैसा होता है, ओडोर क्या है. इसमें हमने बताया कि एल्किल हैलाइड जनरली एल्किल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन इट इज प्योर. अगर एल्किल हैलाइड प्योर फॉर्म में है, प्योर का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी इम्प्योरिटी इसमें साइड प्रोडक्ट न मिला हो तो वह जनरली कलरलेस होता है. लेकिन इसमें से ब्रोमाइड और आयोडाइड एक ऐसे एल्किल हैलाइड हैं जो कलर को डेवलप करते हैं. कब कलर को डेवलप करेंगे? जब इनको हम एक्सपोज लाइट में रखेंगे तो यह कलर को डेवलप करते रहते हैं. फिजिकल स्टेट क्या है रूम टेम्परेचर पे केस में मिलते हैं? CH3Cl, CH3Br या C2H5Cl या क्लोरोफ्लोरोमीथेन जनरली रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट मिलने वाले हैं. मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड और सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन आर फाउंड इनटू द गैसेस स्टेट एट द रूम टेम्परेचर. बट हायर मेंबर का मतलब जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ती जाएगी या एरिल ग्रुप की साइज बढ़ती जाएगी तो इनका रूम टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट भी चेंज होता जाता है. चेंज क्या होता है कि जनरली जो लोअर एल्किल हैलाइड होता है वो तो गैसेस स्टेट में होता है, मतलब C1 से लेकर के C3 तक, C1 से लेकर के C3 तक. C1 से C3 का मतलब जैसे CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, CH3Br, C2H5Br, C3H7Br, इस टाइप से, मतलब C1 से C3 तक यह रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट मिलते हैं. लेकिन जैसे ही C4 कार्बन के एटम 4 से आगे बढ़ते हैं C18 तक तो इनका फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पे चेंज होना शुरू हो जाता है और यह लिक्विड स्टेट में मिलना शुरू हो जाते हैं. और C9 से एबव जब बढ़ते हैं, कार्बन के एटम 9 से एबव जब बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में इनका जो रूम टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट होता है वह वैक्स लाइक सॉलिड. वैक्स लाइक सॉलिड मतलब जैसा मोम, वैक्स मतलब क्या होता है? मोम. जिस टाइप से वैक्स सॉफ्ट नेचर का होता है वैसे ही इनका भी सॉलिड स्टेट में मिलेंगे. लेकिन इनका जो स्टेटस होगा, जो इनका रिजिडिटी प्रॉपर्टी होगी वह रिजिडिटी प्रॉपर्टी न होकर के उनकी रिजिडिटी प्रॉपर्टी वैक्स लाइक सॉलिड बनाएंगे. तो हमने उसी चीज को यहाँ पे लिखा है वैक्स लाइक सॉलिड. वोलेटाइल एल्किल हैलाइड, जो वोलेटाइल एल्किल हैलाइड होते हैं, वोलेटाइल एल्किल हैलाइड जनरली प्लीजेंट स्मेल के होते हैं. जनरली जो होते हैं उनका स्मेल कैसा होता है? प्लीजेंट स्मेल होता है. जैसे परफ्यूम वगैरह का स्मेल होता है वैसे प्लीजेंट स्मेल होता है. अब आता है दूसरा पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. फिजिकल स्टेट का सेकेंड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब इसमें पॉइंट 1 देखिए, ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मासेस एज द कंपेयर ऑफ पैरेंटल हाइड्रोकार्बन. पैरेंटल हाइड्रोकार्बन जैसे मान लीजिए मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इस टाइप से. और इनसे बनने वाला एल्किल हैलाइड मान लीजिए हाइड्रोजन ग्रुप में क्लोरीन को हमने ले लिया, CH3Cl है, C2H5Cl है, C3H7Cl है, C4H9Cl है, C5H11 है, C5H11Cl है. तो ये पैरेंटल हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है. अब सोचोगे क्यों? देखो यहाँ पे कि हमारे पास कंपाउंड है, सपोज दैट CH3Cl है, जुड़ा हुआ है, और यह बना है किससे? मीथेन से, CH4 से.
तो मेथेन का एक हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस हो गया और इसमें से एक हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस होने के बाद हमने हैलोजन को जोड़ा तो बना क्या हमारा मेथिल क्लोराइड। अब इसमें देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस आ गया। मेथेन में कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन अगर हम मेथिल क्लोराइड लिखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस आता है। कैसे कि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 होती है और हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसमें से खास तौर से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होती है। तीन दोनों के बिटवीन में एक लार्जर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस बनता है, जिसके वजह से इस पे दो पोल क्रिएट होते हैं, डाइपोल जिसको बोलते हैं। कार्बन डेल पॉजिटिव दिखाता है और हैलोजन का एटम क्लोरीन डेल नेगेटिव दिखाता है, जिसके वजह से यहाँ पे पोलैरिटी आती है और पोलैरिटी होने की वजह से इनके बिटवीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आ जाते हैं। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आ जाते हैं तो श्योर है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि जितने भी एल्किल हैलाइड हैं, ऑल द एल्किल हैलाइड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द पैरेंटल हाइड्रोकार्बन। फिर भी हमने एक टर्म यहाँ पे लिखा है, फॉर द सेम एल्किल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट हैलो एल्केन्स डिक्रीज इन ऑर्डर। देखो यहाँ पे RI, R का मतलब एल्किल ग्रुप, I का मतलब आयोडीन, इज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द एल्किल ब्रोमाइड। इज हायर बॉइलिंग पॉइंट, इट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द एल्किल क्लोराइड। इज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द एल्किल फ्लोराइड। देखिए इसमें क्या है कि आयोडीन के एटम की साइज बड़ी है। फ्लोरीन और आयोडीन के कंपैरिजन में करते हैं तो एटॉमिक रेडियस आयोडीन का ज़्यादा है और फ्लोरीन के एटम की साइज क्या छोटी है। तो जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ती है वैसे वैसे वान डेर वाल फोर्स बढ़ता है। यानी कि इफ द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज तो देन देयर वान डेर वाल फोर्स इज आल्सो इंक्रीजेज। If van der Waals force is also increases, it is sure that they have a high melting point and boiling point. इस एल्किल ग्रुप की साइज सेम है, जो R हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, इस R में इसकी एल्किल ग्रुप की साइज क्या सेम है, लेकिन हैलोजन एटम अलग अलग हैं। और हैलोजन एटम जब अलग अलग हैं तो एटम की साइज बढ़ती जाएगी और एटम की साइज जब बढ़ती जाएगी तो उनकी वान डेर वाल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। कंडीशन 2 दिशा इसमें दिया भी है कि CH4 पैरेंटल हाइड्रोकार्बन है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 111 केल्विन है। CH3F यानी फ्लोरोमेथिन का बॉइलिंग पॉइंट 195 केल्विन है। CH3Cl का बॉइलिंग पॉइंट 249 केल्विन है। CH3Br का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 277 केल्विन है। CH3I मतलब मेथिल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 315 मतलब 315 मतलब 315 केल्विन हो गया। तो इस टाइप से आप इसमें गेस कर सकते हो कि जैसे जैसे हैलोजन एटम की साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाएगी। और हैलोजन एटम की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रही है, हम कहेंगे कि यहाँ पे जब एटम की साइज बड़ी होगी तो उनका वान डेर वाल फोर्स बढ़ेगा और जब वान डेर वाल फोर्स बढ़ेगा तो उनकी जो है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाएगी। अब देखिए दूसरे टर्म में क्या आता है, ये तो बात हो गई हैलोजन डिफरेंट हैलोजन एटम। जब डिफरेंट हैलोजन एटम को हमने प्लेस किया सेम एल्किल ग्रुप में, एल्किल ग्रुप क्या सेम है और हैलोजन एटम को हमने डिफरेंट हैलोजन एटम को इंट्रोड्यूस किया, तो जिस हैलोजन एटम की साइज जितनी बड़ी होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अब पॉइंट 2 में अगर हैलोजन एटम की साइज सेम हो और एल्किल ग्रुप की साइज हमारा चेंज होता जा रहा हो, ध्यान से समझिएगा कि अगर हैलोजन एटम की साइज सेम है और एल्किल ग्रुप की साइज हमारा चेंजेबल होती जा रही है तो वहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। पॉइंट 2 में देखिए इसमें कि जैसे हमारे पास कंपाउंड है CH3Cl, फर्स्ट CH3CH2Cl, थर्ड CH3CH2CH2Cl मतलब क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन। यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH3CH2CH2CH2Cl, यह क्लोरोब्यूटेन हो गया, या क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोइथेन, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। तो जैसे से एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ती जा रही है, यहाँ पे देखो 2 कार्बन आ गया, यहाँ पे 3 कार्बन आ गए, यहाँ पे 4 कार्बन आ गए। तो जैसे जैसे कार्बन के एटम बढ़ता जाएगा, हैलोजन एटम सेम है, क्लोरीन सब में जुड़ा हुआ है, लेकिन हैलोजन एटम क्या हमारा बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे हैलोजन एटम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ता जाएगा, हैलोजन एटम सेम होगा, वहाँ पे भी बोलेंगे इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है।
मतलब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यह होगा, या हायर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इसका, हायर बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आप बात आ रही है हमारी कि यह हायर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा और इसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका अगर मोलर मास कैलकुलेशन करें तो ज़्यादा होगा और इसका मोलर मास कम होगा। तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है, मोलर मास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वान डेर वाल फोर्स बढ़ता जाता है। और वान डेर वाल फोर्स जब बढ़ेगा तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी और इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? तो हम कहेंगे इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। और बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसके बाद से बॉइलिंग पॉइंट इसकी बढ़ेगी, इसके बाद से बॉइलिंग पॉइंट इसकी बढ़ेगी, इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इसकी बढ़ेगी। तो सेम हाइड्रोजन एटम अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है तब हमारा बॉइलिंग पॉइंट में क्या है डिफेक्ट होगा। यहाँ एल्किल ग्रुप की साइज हम चेंज करते जा रहे हैं और हाइड्रोजन एटम सेम है, एल्किल ग्रुप की साइज चेंज करते जा रहे हैं और हाइड्रोजन एटम हमारा सेम है। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, अगर एल्किल ग्रुप सेम है, हाइड्रोजन एटम को हमने चेंज करता जा रहा है, तो जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन एटम का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी वान डेर वाल फोर्स भी बढ़ता जाएगा और वान डेर वाल फोर्स बढ़ेगा तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाएगी। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कंपाउंड है, क्वेश्चन है कि CH3Cl है, चाहे CH3, हाँ CH3Cl है। दूसरा कंपाउंड है कि CH3Br है, ठीक है। तीसरा कंपाउंड है CH2Br2 है। अगला कंपाउंड है CH2Br3 है। तुमको इसमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी। तो यह इस लोअर मॉलिक्यूलर मासेस का है, इस कंपाउंड की मासेस क्या लोअर है इसके कंपैरिजन में, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। इससे ज़्यादा मास यह है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। इससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मासेस का यह है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी। और इससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मासेस इस कंपाउंड का है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे इसका मास ज़्यादा है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, इसके बाद इसका मास है इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, इसके बाद इसका मास ज़्यादा है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, इसके बाद सबसे कम मॉलिक्यूलर मासेस इसके हैं तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगी। अब तीसरा कंडीशन एक और आता है, अगर चैन, कार्बन का चैन स्टेट से ब्रांच में चेंज होता जा रहा है, स्टेट से ब्रांच में चेंज होने का मतलब हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH2Cl, एक कंपाउंड यह है, ठीक है। यहाँ इसको और भी बड़ा कर दे रहे हैं कि CH2Cl। दूसरा कंपाउंड है CH3 CHCl CH2 CH2Cl मतलब क्लोरोब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंड पोजीशन पे है तो सेकेंडरी तो बोलेंगे ही बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगला कंपाउंड है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको बना दे रहे हैं CH3 एंड Cl, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो इसमें किसको हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी? देखिएगा कि जैसे जैसे कार्बन का चैन बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे कार्बन का चैन स्टेट मिलता जाएगा, कार्बन का चैन जैसे जैसे स्टेट मिलता जाएगा वैसे वैसे इसकी सरफेस एरिया बढ़ेगी और जब सरफेस एरिया बढ़ेगी तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। अब यह चैन ब्रांच में आ गया क्योंकि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड आ गया। अब यह जब ब्रांच में आ जाएगा तो इसकी सरफेस एरिया कम हो जाएगी, जब सरफेस एरिया कम हो जाएगी तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगी और इसके कंपैरिजन में इसका सरफेस एरिया और भी कम हो गया। जब इसकी सरफेस एरिया और भी कम हो जाएगी तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सबसे कम हो जाएंगे। तो हायर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद जो है हमारा इस पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आते हैं कि तुम्हारे पास क्लोरोप्रोपेन है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, ठीक है। क्लोरोप्रोपेन मतलब N प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इन दोनों में तुमको बताना है कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि CH3 CH2 CH2Cl है,
दूसरा है CH3 CH Cl CH3 है। इन दोनों में तुम बताओ कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो हम कहेंगे कि हमारा चेन स्ट्रेट है, नॉर्मल है। जब स्ट्रेट है तो इसकी सरफेस एरिया बढ़ रही है। अब जब सरफेस एरिया बढ़ेगी तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। और यह चेन क्या ब्रांच में आ गया, जब ये ब्रांच में आ जाएगा तो इसकी सरफेस एरिया कम हो जाएगी, और जब सरफेस एरिया कम हो जाएगी तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? दैट सॉल्व्स।